विशाल और शांत नहर के किनारे बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में रोहन नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। रोहन पेशे से एक बढ़ई था। लकड़ी के बेजान टुकड़ों को तरस कर सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बना देना उसके हाथों का अद्भुत जादू था। लेकिन इस हुनर के पीछे रोहन के जीवन का एक बहुत गहरा दुख छिपा हुआ था। रोहन जब बहुत छोटा था तभी एक भयंकर बीमारी के कारण उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इस पूरी दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था सिवाय उसके सगे चाचा और चाची के। अनाथ रोहन अपने चाचा चाची के ही घर में रहता था, लेकिन रोहन का अपना घर ही उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उसके चाचा और चाची दिल के बेहद कठोर, ईर्ष्यालु और लालची इंसान थे। वे रोहन से बहुत नफरत करते थे। उनका केवल एक ही मकसद था, घर में रहने वाले रोहन को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर देना कि वो तंग आकर घर छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। रोहन के स्वर्गीय पिता की काफी जमीन और जायदाद थी, जिस पर चाचा चाची का पूरा कब्जा था। वे चाहते थे कि रोहन जैसे ही घर छोड़कर भागेगा, वे सारी संपत्ति अपने इकलौते बेटे के नाम करवा लेंगे। रोहन, उसके चाचा चाची और उनका लाडला बेटा, ये सब एक ही छत के नीचे रहते थे। लेकिन रोहन के लिए उस घर में अपनों का प्यार नहीं, सिर्फ नफरत, ताने और दुत्कार थी। रोहन रोज सुबह तड़के उठता, जंगल से लकड़ी चुनता और दिन रात मेहनत करके खूबसूरत कुर्सियां बनाता। फिर वो उन कुर्सियों को बेचने के लिए नहर की पटरी पर बिछाकर बैठ जाता। गांव के लोग वहां से गुजरते, कुर्सियों की नक्काशी और मजबूती देखते तो हैरान रह जाते। अरे वाह रोहन, कुर्सियां तो तुमने बहुत ही जबरदस्त बनाई हैं। ऐसी चमक और मजबूती तो बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलती। धन्यवाद काका, कई दिनों की कड़ी मेहनत से बनाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो एक ले लीजिए, आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। हाँ हाँ, पसंद तो बहुत है, पर दाम बताओ। अगर सही दाम लगाओगे तभी लूंगा। काका, सिर्फ 100 रुपए, मेरी मेहनत का वाजिब फल ही समझ लीजिए। क्या आप बात करते हो रोहन? 100 रुपए इस साधारण लकड़ी की कुर्सी के? 20-30 रुपए में देनी हो तो बताओ, वरना हम चले अपने रास्ते। हर रोज रोहन के साथ यही होता था। गांव के लोग उसकी कला की तारीफ तो बहुत करते, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती तो आनाकानी करने लगते। गांव वाले जानते थे कि रोहन अनाथ और मजबूर है, इसलिए वे उसकी बेबसी का फायदा उठाकर कम से कम दाम लगाते थे। रोहन को अपना और अपने घर का पेट पालने के लिए अपनी कीमती मेहनत को बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ता था। आ गया नवाबजादा, ला, आज दिन भर में कितना कमा कर लाया है, निकाल सारे पैसे। चाची, आज बस थोड़े से रुपए ही बिक पाए। गांव के लोगों ने कुर्सियों के सही दाम नहीं दिए। निकम्मे कहीं के, दिन भर बैठा रहता है और इतने कम रुपए लेकर आया है। इसमें तेरा पेट भरेगा या घर का राशन आएगा? ला इधर सारे पैसे। चाची रोहन के हाथ से वे कमाए हुए चंद रुपए भी झपट लेती। बदले में रोहन को खाने के लिए बासी और सूखी रोटियां फेंक देती। रोहन बिना कुछ कहे कोने में बैठकर वही सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा लेता। बचपन से ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण अब उसे इन सब अत्याचारों की आदत पड़ चुकी थी। वो चुपचाप अपनी तकदीर को कोसता और रोते रोते सो जाता। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन रोहन हमेशा की तरह नहर के पास अपनी कुर्सियां बेचने के लिए बैठा था। तभी वहाँ से शंभूराम नाम का एक व्यापारी गुजर रहा था। शंभू की नजर जैसे ही रोहन द्वारा बनाई गई कुर्सियों पर पड़ी, उसके कदम अचानक थम गए। शंभू लकड़ी के काम का एक बहुत बड़ा पारखी इंसान था। वो रोहन की तरफ बढ़ा और कुर्सियों को ध्यान से देखने लगा। अरे बेटा, ये कुर्सियाँ क्या तुमने अपने हाथों से बनाई हैं? जी साहब, ये सब मैंने अपने ही हाथों से बनाई है। अद्भुत, बहुत ही बेहतरीन नक्काशी है। जरा बताओगे एक कुर्सी का क्या दाम लेते हो तुम? जी, एक कुर्सी का दाम 100 रुपए है। क्या सिर्फ 100 रुपए? बेटा, क्या तुम्हें अपनी कला का अंदाजा भी है? इसी कुर्सी की कीमत शहर के बड़े बाजार में 500 रुपए है। तुम इसे इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हो? साहब, मेरे हाथ में जो हुनर है उसकी इस गांव में कोई कदर नहीं है। लोग मेहनत का मोल नहीं समझते। मुझे यहाँ इतने ही रुपए मिलते हैं। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। तुम्हारे हुनर की पूरी कदर होनी चाहिए। तुम्हारे पास जितनी भी कुर्सियां हैं मैं सब खरीदता हूँ और बिना कोई दाम कम कराए पूरे पैसे दूंगा। शंभूराम ने बिना किसी मोल भाव के रोहन की सारी कुर्सियां खरीद ली। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सालों बाद किसी ने उसकी कला और मेहनत का सच्चा सम्मान किया था। दूसरे दिन शंभूराम फिर नहर के पास आया। इस बार तो रोहन ने पहले से भी ज्यादा सुंदर और नई डिजाइन की कुर्सियां बनाई थी। शंभू को रोहन एक बहुत ही सही, सीधा,
ईमानदार और मेहनती लड़का लगने लगा। रोहन बेटा, तुम मेरे साथ शहर चलो। वहाँ पर मेरी फर्नीचर की दुकान है जहाँ मैं तुम्हें ढेर सारा काम दूंगा। वहाँ तुम्हारे काम की असली कदर भी होगी और तुम अपनी जिंदगी में एक सफल और बड़े इंसान बन जाओगे। शहर? साहब, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं आज ही घर जाकर अपने चाचा चाची को ये बात बताता हूँ और उनसे अनुमति लेता हूँ। शाम को रोहन जब घर पहुंचा तो उसने भोलेपन में अपने चाचा चाची को शंभूराम के प्रस्ताव के बारे में सब बता दिया। ये सुनते ही उसके चाचा और चाची के मन में डर और ईर्ष्या का जहर घुल गया। सुनती हो, अगर हमने आज इसे शहर जाने दिया तो ये जरूर कल को बहुत बड़ा और अमीर आदमी बन जाएगा, और जैसे हमने इसे बचपन से सताया है, ये बड़ा होकर हमसे बदला लेगा। बिल्कुल सही। और ये अपनी बाप दादा की संपत्ति पर भी अपना अधिकार मांगने लगेगा। इसे किसी भी हाल में शहर नहीं जाने देना है। रोहन, तुम कहीं शहर वहर नहीं जाओगे, इसी गांव में सड़ोगे। हम तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देते। चाचा चाची का शैतानी दिमाग यही नहीं रुका। इसके दूसरे दिन उन्होंने आपस में बात की और गांव के 2 खूंखार गुंडों को चुपके से बुलाया। वे रोहन को उन गुंडों के हाथों बहुत दूर बेचने वाले थे ताकि रोहन गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाए और जिंदगी में कभी वापस न आ सके। रोहन को जब अपने सगे चाचा चाची की इस खौफनाक साजिश का पता चला तो वो अंदर तक टूट गया और बहुत निराश हुआ। उसने समझ लिया कि यहाँ रुकना मौत के बराबर है, इसलिए उसने तुरंत वहाँ से भागने का फैसला किया। रात के घने अंधेरे में रोहन चुपचाप खिड़की से कूदकर भाग निकला। वो सीधा दौड़ते हुए शंभू के घर चला गया, क्योंकि शंभू ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसका घर गांव के किस कोने में है। शंभू चाचा, मेरे चाचा चाची मुझे गुंडों को बेचने वाले थे। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा हूँ। मैं आपके साथ शहर चलूंगा और रात दिन काम करूंगा। शंभूराम का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना ही उसकी पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा। रोहन की दुख भरी दास्तान सुनकर शंभू का दिल पिघल गया। उसने रोहन को सहारा दिया और रात में रोहन शंभू के घर ही सुरक्षित सोया। सुबह होते ही शंभू रोहन को अपने साथ शहर ले आया और अपनी बड़ी फर्नीचर दुकान पर पहुंचा। वहां पर पहले से ही एक पुराना कारीगर बैठा था जिसका नाम बेलछी था। बेलछी वहां कई सालों से काम कर रहा था और खुद को दुकान का सबसे मुख्य आदमी मानता था। मालिक, ये नया लड़का कौन है जिसे आप अपने साथ लाए हैं? बेलछी, ये रोहन है। आज से ये भी तुम्हारे साथ मिलकर दुकान पर काम करेगा। शुरुआत में रोहन और बेलछी दोनों मिलकर काम करने लगे, लेकिन धीरे धीरे बेलछी के मन में रोहन के प्रति भयंकर नफरत और जलन पैदा होने लगी। बेलछी सालों से काम कर रहा था, लेकिन आज का आया ये नया लड़का अपनी कला से उसके काम को पूरी तरह टक्कर दे रहा था। शहर के ग्राहक रोहन की बनाई कुर्सियों और तराशे हुए सामान को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, जिससे बेलछी का घमंड टूटने लगा था। दिन बीतते गए, लेकिन बेलछी के मन में रोहन के प्रति पनप रही नफरत की आग बुझने के बजाय और भड़कती चली गई। जब भी कोई बड़ा ग्राहक दुकान पर आता, वो रोहन की बनाई हुई कुर्सियों और मेजों की फिनिशिंग देखकर रोहन की तारीफों के पुल बांध देता। बेलछी को लगने लगा था कि रोहन उसकी प्रतिष्ठा छीन रहा है। अपनी ईर्ष्या के अंधकार में बहकर बेलछी ने रोहन को शंभू की नजर में गिराने और दुकान से निकलवाने की एक खौफनाक तरकीब सोची। उसने तय किया कि वो रोहन के बनाए सामान को अंदर ही अंदर इस तरह खराब कर देगा कि सारा दोष रोहन के सिर आ गिरे। एक रात जब शंभू और रोहन अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे, बेलछी दबे पांव दुकान में घुसा। माँ रोहन ने अगले दिन शहर के एक बहुत बड़े और अमीर व्यापारी को देने के लिए बेहद खूबसूरत और नक्काशीदार कुर्सियां तैयार करके रखी थी। बड़ा कारीगर बनता है ना तू। अब देख, कल जब मालिक और ग्राहक इन टूटी हुई कुर्सियों को देखेंगे तो शंभू तुझे कामचोर समझकर इस दुकान से लात मारकर बाहर निकाल देगा। बेलछी ने बहुत चालाकी से रोहन की बनाई हुई कुर्सियों के मुख्य जोड़ों को आरी से अंदर ही अंदर काट दिया। बाहर से देखने पर कुर्सियां बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन जैसे ही कोई उन पर बैठता वे तुरंत टूट जाती। अपनी इस करतूत पर बेलछी मन ही मन मुस्कुराता हुआ चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन बेलछी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि शंभू रात को दुकान की सुरक्षा देखने के लिए आया था। शंभू ने खिड़की के पीछे खड़े होकर बेलछी की ये सारी नीच हरकत अपनी आंखों से देख ली थी। शंभू को बेलछी के इस बर्ताव से गहरा धक्का लगा। मालिक, आज शहर के बड़े सेठ आने वाले हैं। मुझे तो रोहन की बनाई इन कुर्सियों के जोड़ ढीले लग रहे हैं।
मुझे लगता है कि इस नए लड़के को ठीक से काम करना नहीं आता। नहीं बेलची भैया, मैंने तो बहुत ध्यान और मजबूती से हर एक जोड़ बनाया है। बस करो बेलची, अपनी छोटी जबान बंद रखो। मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे सब सच पता है बेलची। कल रात जब तुम अंधेरे में रोहन की मेहनत को आरी से काट रहे थे, तब मैं अपनी आंखों से तुम्हारी ये घटिया हरकत देख रहा था। सालों से तुम यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में इतनी जहरीली नफरत भरी है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शंभू की बात सुनते ही बेलची के होश उड़ गए। उसका चेहरा डर और शर्म से पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जलन में अंधा हो गया था। जो इंसान दूसरे की मेहनत और हुनर का सम्मान नहीं कर सकता और छल कपट से आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए मेरी दुकान में कोई जगह नहीं है। तुरंत चले जाओ यहाँ से। बेलची रोते बिलखते हुए दुकान छोड़कर चला गया। इसके बाद रोहन ने बिना हिम्मत हारे दुगने उत्साह से फिर से नई और मजबूत कुर्सियां तैयार की। रोहन की ईमानदारी, लगन और अद्भुत कारीगरी ने शंभू की दुकान को एक नया मोड़ दे दिया। दिन ब दिन दुकान की ख्याति पूरे शहर और दूर दूर तक फैलने लगी। बड़े बड़े व्यापारी शंभू और रोहन की दुकान से ही नक्काशीदार फर्नीचर खरीदने लगे। शंभू का व्यापार बहुत ही शानदार चलने लगा और रोहन की लगन रंग लाई। ऐसे ही कई सुखद और समृद्धि से भरे साल बीत गए। रोहन ने शंभू को हमेशा अपने सगे पिता के समान माना, उनकी हर बात का आदर किया और दिल से उनकी सेवा की। शंभू भी रोहन को अपने बेटे की तरह ही स्नेह देते थे। लेकिन वक्त के साथ शंभूराम बहुत बूढ़े और अशक्त हो गए। एक दिन वृद्धावस्था और लंबी बीमारी के कारण शंभूराम इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। शंभू के जाने से रोहन पूरी तरह टूट गया। उसके सिर से एक बार फिर पिता जैसा साया उठ गया था। वो शंभू की यादों में बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोया। रोहन बेटा, खुद को संभालो। शंभू जी जाने से पहले अपनी अंतिम वसीयत मेरे पास सौंप गए थे। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, ये बड़ा मकान और ये चलती हुई दुकान, सब कुछ कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम कर दिया है। वकील साहब, शंभू चाचा मेरे लिए केवल मालिक नहीं थे, वे मेरे भगवान समान पिता थे। मैं उनके नाम और इस दुकान को हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। शंभू के जाने के बाद रोहन ने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ दुकान की बागडोर संभाली। उसने अपने अद्भुत हुनर और नए विचारों से व्यापार को और भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया। अब वो शहर का एक बेहद सफल, सम्मानित और नामी व्यापारी बन चुका था। इसी दौरान रोहन की मुलाकात शहर की शगुन नाम की एक बहुत ही संस्कारी, दयालु और समझदार लड़की से हुई। शगुन को रोहन की सादगी, उसकी मेहनत और उसका हुनर बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के परिवारों और अपनों की सहमति से रोहन और शगुन का धूमधाम से विवाह हो गया। शगुन के आने से रोहन के जीवन में खुशियों का नया सवेरा हुआ। दोनों साथ मिलकर व्यापार संभालने लगे और एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। वर्षों बीत चुके थे। शहर में रोहन और शगुन का व्यापार बुलंदियों को छू रहा था। उनके जीवन में धन, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर रोहन के वे चाचा चाची, जिन्होंने कभी अनाथ रोहन पर बेइंतहा जुल्म किए थे, उनके पापों का घड़ा भर चुका था। गांव में रोहन के चाचा चाची का घमंड और लालच ही उनके विनाश का कारण बना। उनके अपने ही निकम्मे बेटे ने गलत संगति में पड़कर घर की सारी जमीन और संपत्ति जुए और नशे में उड़ा दी। जब सब कुछ बिक गया तो उनका इकलौता बेटा भी चाचा चाची को बेसहारा छोड़कर कहीं भाग गया। कुदरत का चक्र देखिए। जो चाचा चाची रोहन को संपत्ति के लालच में गुंडों के हाथों बेचना चाहते थे, आज वे खुद पाई पाई के लिए बेघर होकर सड़कों पर भटक रहे थे। भूखमरी और कड़ाके की ठंड ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक दिन भूख से तड़पते हुए चाचा चाची मांगते मांगते शहर के सबसे बड़े और भव्य फर्नीचर शोरूम के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शोरूम का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही रोहन है जिसे उन्होंने कभी घर से खदेड़ दिया था। शहर के उस विशाल शोरूम के चमचमाते दरवाजे पर जब रोहन के चाचा और चाची ने अपने ही भतीजे को एक सफल और सम्मानित सेठ के रूप में देखा तो शर्म और पश्चाताप के मारे उनकी आंखें झुक गईं। उनके शरीर पर फटे पुराने चीथड़े थे, चेहरे पर भुखमरी की लकीरें थीं और पैर कांप रहे थे। रोहन बेटा, क्या तुम हमें पहचानते हो? हम तुम्हारे वही पापी चाचा चाची हैं। रोहन बेटा,
हमें माफ कर दो। हमने बचपन में तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए, तुम्हें भूखा सुलाया और यहाँ तक कि तुम्हें बेचने की साजिश रची। आज कुदरत ने हमें हमारे ही पापों की सजा दे दी है। हमारा अपना बेटा हमें रास्ते पर छोड़कर भाग गया। पास खड़ी शगुन हैरान होकर रोहन का चेहरा देखने लगी। रोहन के पास अपनी जिंदगी भर के जुल्मों, तानों और धोखे का बदला लेने का पूरा मौका था। अगर वो चाहता तो उन्हें धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर निकाल सकता था। चाचा जी, चाची जी, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? उठिए। अतीत में जो कुछ भी हुआ वो समय बीत चुका है। आप मेरे अपने हैं और अपनों से कभी बदला नहीं लिया जाता। रोहन के इन शब्दों को सुनकर चाचा और चाची की छाती फटने लगी। वे रोहन के सीने से लगकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। जिस लड़के को उन्होंने हमेशा दुत्कारा था, आज वही उनके दुख का सहारा बन रहा था। चाचा जी, चाची जी, शांत हो जाइए। रोहन ने आपको बहुत पहले ही अपने दिल से माफ कर दिया था। ये आपका ही घर है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोहन ने तुरंत अपने चाचा और चाची को नए कपड़े पहनाए, उन्हें भरपेट भोजन कराया और अपने ही घर में उनके रहने का सबसे सुंदर और आरामदायक इंतजाम कर दिया। रोहन की इस विशाल हृदयता ने चाचा चाची के मन के सारे अहंकार और पाप बोध को धो दिया। इस प्रकार रोहन ने न केवल अपने संघर्ष, हुनर और लगन के बल पर शून्य से उठकर सफलता का शिखर छुआ, बल्कि अपनी दयालुता और संस्कारों से अपनों की नफरत को भी प्रेम में बदल दिया। शंभूराम का आशीर्वाद, शगुन का साथ और अपनों का क्षमादान पाकर रोहन का परिवार अब पूर्ण हो चुका था। रोहन और शगुन अपने पूरे परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि से भरी जिंदगी जीने लगे।